बुलेटिन में सबसे पहले बात, स्पॉट फिक्सिंग केस में क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर 1 माह की पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मोहम्मद नवाज पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। मोहम्मद नवाज की पाबंदी का इत्तलाक 16 मई से होगा। उन पर बुकी से राब्ते का इल्जाम आयद किया गया था। स्पॉट फिक्सिंग केस में क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर 1 माह की पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मोहम्मद नवाज पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है, जबकि मोहम्मद नवाज की पाबंदी का इत्तलाक 16 मई से होगा। उन पर बुकी से राबते का इल्जाम। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे सुहेल इमरान की जानिब से। सुहेल इमरान से, सुहेल क्या फैसला किया गया है, क्या पाबंदी लगाई है मोहम्मद नवाज पर? जी अब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पॉट फिक्सिंग केस में मोहम्मद इरफान के बाद मोहम्मद नवाज को आज सजा सुनाई है। उन्होंने एंटी करप्शन के कोड 2.4.4 की खिलाफ वर्जी की थी। 4 रोज पहले मोहम्मद नवाज को बुलाया गया था और उसके साथ साथ उन्हें नोटिस ऑफ चार्ज दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एंटी करप्शन यूनिट के दरमियान मोहम्मद नवाज के दरमियान एग्रीड सैंक्शन के तहत ये तमाम तार मामला तय पाया है और इसके मुताबिक कम से कम सजा दी गई है। उस एग्रीड सैंक्शन के तहत 1 महीने की सजा है। 6 महीने वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे, मॉनिटर करता रहेगा एंटी करप्शन यूनिट, और उसके साथ साथ 2 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा मोहम्मद नवाज को। अगर इसके साथ साथ अगर मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एंटी करप्शन का जो प्रोग्राम है उसमें हिस्सा न लिया या किसी और शक की खिलाफ वर्जी की, तो 1 महीने की सजा उन्हें मजीद उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी उनकी सजा 16 मई से शुरू होगी। इस तरह वो 16 जून से एलिजिबल होंगे क्रिकेट खेलने 16 मई से उनकी सजा का आगाज होगा। 6 माह के लिए उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और 1 माह की पाबंदी होगी। सुहेल इमरान, 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। ये बात सामने आने के बाद कोई मोहम्मद नवाज की जानिब से भी इस पर कोई कॉमेंट किया गया है? तो अफसर उन्होंने रिटर्न तमाम मामला तय पाए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और मोहम्मद नवाज के दरमियान। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी कुछ देर पहले एलामिया जारी किया जिसमें उनके तमाम तरह शिकों की जिनके खिलाफ वर्जी की गई थी और जिसके तहत उनके दरमियान मुआहदा हुआ है एग्रीड सैंक्शन वाला। उसके अलावा मोहम्मद नवाज की जानब से ताहाल किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान। स्पॉट फिक्सिंग केस में क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर 1 माह की पाबंदी आयद कर दी गई है। एक और अहम खबर दें आपको, कराची के इलाके बोर्ड बेसन में मोटरसाइकिल सवार को कुचलने वाली गाड़ी स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के स्टाफ अफसर की थी और ड्राइवर साबिक सेक्रेटरी बल्दियात का बेटा निकला है। बोर्ड बेसन में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब तेज रफ्तार और अनरजिस्टर्ड जीप ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल कर मार डाला था। पुलिस के मुताबिक हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर आसिफ सिकंदर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसने इब्तिदा में कहा था कि गाड़ी स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की है। ताहम बाद में उसने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया था। मुलजिम ने बताया था कि गाड़ी जुल्फ़िकार डहर की है जो आगा सिराज दुरानी के स्टाफ ऑफिसर हैं। इस सारे मामले पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फ़हीम बताएगा क्या है मामला, इस वाक़े से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी, हफ्ते इतवार के दरमियानी शब ये बोर्ड बेसन के करीब जो है ये वाक़या पेश आया था जब ये तेज रफ्तार जीप थी जिसने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया था। इसमें जो मुलजिम है आसिफ सिकंदर, जब ये मौके पर ही पुलिस भी पहुंची और जो मरने वाला नौजवान था सिकंदर, उसका नाम भी सिकंदर ही है, इसका नाम आसिफ सिकंदर है मुलजिम का। तो वहां पर उसने लोगों पर रौब डालने के लिए, पुलिस पर रौब डालने के लिए कहा था कि गाड़ी जो है वो आगा सिराज दुर्रानी की है। तमाम उसके बाद जब इससे मजीद तफ्तीश की गई तो क्योंकि गाड़ी पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, AFR का नंबर लगा हुआ था, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन थी ये गाड़ी, तो मजीद पता चला कि गाड़ी जो है आगा सिराज दुर्रानी की नहीं बल्कि उनके स्टाफ अफसर जुल्फ़िकार डहर की है, जो इस वाक़े के बाद जो वो थाने भी पहुंच गए थे। तमाम जो दोस्त हैं सिकंदर के, उनका ये कहना है कि गाड़ी जो है वो आगा सिराज दुर्रानी की है और वो सोशल मीडिया पर इसके हवाले से मुख्तलिफ बातें लिख भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस वाक़े के बाद जो आगा सिराज दुरानी का बेटा ही ड्राइव कर रहा था उसे वहां से भगा दिया गया है। तमाम पुलिस हुकाम जो है वो इस बात की तरदीद करते हैं। उनका कहना है कि यही शख्स जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ये शख्स जो है किसी को गिरफ्तार किया गया है और ये साबिक सेक्रेटरी बल्दियात सिकंदर पंवर का बेटा है। सही, मुलजिम आसिफ सिकंदर साबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिकंदर पनूर का बेटा निकला है और मुलजिम आसिफ सिकंदर को जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ये भी बताया है तफ्तीशी हुकाम ने। मुलजिम की गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं थी। ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गैर मुसद्दिका मवाद पर रद्द अमल देना तहरीक इंसाफ की जग हसाई का सबब बन गया। पीटीआई के तर्जुमान नईमुल हक ने तारिक फातमी की पुरानी तस्वीर पर बयान देने के अमल पर अब माफी मांग ली है। नईमुल हक की गलती दोहराने वाले शाह महमूद कुरैशी और शीरी मजारी की मुआफी ताहाल सामने नहीं आई। नईमुल हक ने दिसंबर 2016 की तस्वीर पर बयान दिया था जिसकी बिला तहकीक तकलीद शाह महमूद कुरैशी और शीरी मजारी ने भी की थी। बरतानिया में पीआईए के तैयारे से मनशियात बरामदगी का मामला, महकमे कस्टम इस्लामाबाद ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। तैयारे में मनशियात कराची से रखे जाने का इम्कान है, ये बात सामने आई है इब्तदाई तहकीकात में। मजीद क्या मालूम हो सका है जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, महकमा कस्टम्स इस्लामाबाद ने जो तहकीकात की है उसमें क्या बात सामने आ सकी है? जी अब साथ जो इब्तदाई तहकीकात महकमा कस्टम्स ने की हैं इस्लामाबाद में, उसमें बड़े हैरानकुन इंकशाफात सामने आए हैं। सबसे पहले तो कस्टम्स के जो हुकाम हैं उन्होंने जो त्यारे की मूवमेंट की डिटेल्स हैं वो हासिल की हैं और इस मूवमेंट की डिटेल के मुताबिक 8 मई को ये त्यारा कम अज कम 20 घंटे कराची में जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है पीआईए का उसके पास रहा है। साथ ये भी पता चला है कि जो इब्तदाई इतलात आई हैं और जो त्यारे की सूरत हाल देखी गई है उसमें वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि त्यारे की छतों में भी मनशियात मुबैना तौर पर छुपाई गई है और अगर छतों में भी ये मनशियात छुपाई गई है तो हुकाम का कहना है छतों में सीलें खोलना पड़ती हैं और ये 1-2 घंटे का काम नहीं, 1-2 मिनट का काम नहीं, ये लंबा काम है और ये उसी वक्त मुमकिन है जब जहाज लंबी देर के लिए कहीं खड़ा हो। तो 8 मई को 20 घंटे के लिए ये कराची में रहा है मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद ये लाहौर आया, इस्लामाबाद आया, 3 इंटरनेशनल जो डेस्टिनेशंस हैं जिसमें बरतानिया का शहर मैनचेस्टर भी शामिल है, सऊदी अरब का शहर जद्दा भी शामिल है और मलेशिया का शहर जो कोलालमपुर है वहाँ भी शामिल है, वहाँ पर भी गया और हर जगह पर जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो जगह है 8 मई के अलावा ये 1 से 2 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे रुका है जहाँ पर त्यारे की सफाई वगैरह हुई है। लेकिन इस तमाम मालूमात की रोशनी में शक जाहिर ये किया जा रहा है कि कराची से मनशियात शायद रखी गई हैं और ऐसा जो त्यारे की मूवमेंट बता रही है। जी सही, तैयारे की छत में मनशियात छुपाने का काम मिनटों का नहीं घंटों का है, ज़राए का ये बताना है। एजाज सईद साथ ही रहिएगा। बरतानिया में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह ने भी हमें ज्वाइन किया। मुर्तज़ा, आपसे जानना ये चाहेंगे, बरतानवी हुकाम ने ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि पीआईए अमला जो कि बरतानिया में मौजूद है उनको अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया गया कि इस तैयारे से हेरोइन बरामद हुई थी। वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी यहाँ पर जो पीआईए के स्टेशन मैनेजर है साजिदुल्लाह खान, उन्होंने अभी जियो न्यूज़ को बताया कि उन्हें अभी तक इस बारे में नोटिफाई नहीं किया गया है कि त्यारे से हीरोइन बरामद हुई है या उनको कोई एविडेंस नहीं दिखाया गया। लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी जो इमिग्रेशन मुकाम से बात हुई है वो उन्हें कंफर्म कर रहे हैं कि जो पीआईए के जो 12 मेंबर्स का जो क्रू था, कैप्टन पहले पाकिस्तान चले गए, उनको आज पासपोर्ट्स इशू कर दिए जाएंगे और उनका ये भी कहना है कि जो 13 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया था उनके ऊपर किसी किस्म का केस नहीं है। अगर केस होता तो उनको पासपोर्ट वापस ना किए जाते। लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन का ये कहना है कि वो यहाँ पर फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के साथ राब्ते में है और इस सिलसिले में वो कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक अपडेट्स उन्हें भी नहीं बताया गया और जब उनको बताया जाएगा। मुर्तज़ा, तमाम अमले को आप बता रहे हैं, तमाम अमले को पासपोर्ट आज वापस कर दिए जाएंगे? जी तकरीबन टोटल 13 लोग थे, पायलट पहले ही जा चुके हैं और बाकी जो 12 लोग हैं क्रू मेंबर्स हैं उनको जो पीआईए के जो स्टेशन मैनेजर है उनका ये दावा है कि आज उन सबको पासपोर्ट मिल जाएंगे और वो आज जो पीआईए की फ्लाइट लंदन से पाकिस्तान जाएगी उसमें वो रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान हाई कमीशन ये कह रहा है कि वो फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस से राब्ते में, लेकिन जो हमारे अपने जो सोर्सेज हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं जो नेशनल क्राइम एजेंसी है कि जो पाकिस्तानी हुकाम है उनको इस रेड के बारे में जो नेशनल क्राइम एजेंसी और होम ऑफिस ये कह रहे हैं कि उनको हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान को नोटिफाई कर दिया गया है कि जो पीआईए के फ्लाइट जो त्यारा था उसके ऊपर रेड हुआ, जो यहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी और यूके बॉर्डर फोर्स का ऑपरेशन था जिसके दौरान हीरोइन बरामद की गई। बता रहे कि ऑफिशियली पीआईए हुकाम को इस बारे में इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कर दिया गया है, उनको आगाह कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका लंदन से हमें ज्वाइन किया मुर्तज़ा अली शाह ने, जबकि महकमा कस्टम्स इस्लामाबाद की तहकीकात के हवाले से अपडेट कर रहे थे एजाज सैयद इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया है। जवाब में कहा गया है
कि मौजूदा हालात और पुलिस के बेहतरीन मफाद में वो रज़ाकाराना तौर पर IG के ओहदे से अलग होना चाहते हैं। IG सिंध एडी ख्वाजा के जवाब में कहा गया है कि IG तकर्रुरी के मामले पर गैर यकीनी सूरत हाल से पुलिस में मायूसी पैदा हुई और अहलकारों के हौसले पस्त हो रहे हैं। सूरत हाल से निकलने के लिए जल्द अज जल्द बाइख्तियार IG का तकर्रुर किया जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में IG सिंध एडी ख्वाजा को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान एडी ख्वाजा के वकील शाह उस्तो एडवोकेट ने वकालतनामा जमा करवाने के साथ साथ मुकदमे से हुक्म इम्तना ख़त्म करने की भी दरखास्त दायर की। उन्होंने अदालत को बताया कि एडी ख्वाजा ने पुलिस में निगरानी का निज़ाम मौसर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। इस तनाज़े की वजह से हर वाक़े के हवाले से फ़ैसला करने और इसके नताइज की ज़िम्मेदारी IG पर आती है और इन हालात में एडी ख्वाजा रज़ाकाराना तौर पर पीछे हटना चाहते हैं। इस केस में हुक्म इम्तना ख़त्म करके मेरे मौकिल का नाम मुद्दा अलैहन की फहरिस्त से निकाल दिया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इस मौके पर अदालत ना तो मुद्दा अलैहन की फहरिस्त से नाम निकाल सकती है और ना ही हुक्म इम्तना ख़त्म कर सकती है। IG सिंध ने जवाब में अदालत को बताया कि 1 साल के दौरान पुलिस में अहम इस्लाहात के साथ महकमे में 20,000 नई भर्तियां की। पुलिस की तरक्कियों के लिए मौसर निज़ाम तश्कील दिया है। उन्होंने इस्तदा की कि उनका नाम दरख्वास्त से निकाला जाए ताकि विफाक से उनकी खिदमात वापस लेने की दरख्वास्त की जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि वो मौजूदा हालात और पुलिस की बेहतरीन मफाद में रज़ाकाराना तौर पर ओहदे से अलग होना चाहते हैं। मैंने जो है अपनी एक रिटन स्टेटमेंट IG साहब की तरफ से फ़ाइल की, जिसमें हमने सारे हक़ाइक़ को बयान किया और उनको आखिर में बताया कि ये हालत हो गई है। अब इस सूरत में आप हमको बेशक इस पिटीशन से भी निकाल दें और हमको इजाज़त दें कि हम चले जाएं, क्योंकि जब काम नहीं करने देते आपको तो फिर आप क्या कर सकते हैं। उनका कहना था कि ज़रूरी है कि IG की तैनाती के हवाले से तनाज़े को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि 2002 का पुलिस ऑर्डर डिक्टेटर का दिया हुआ कानून था जो इमरजेंसी ख़त्म होते ही ख़त्म हो चुका। सूबे के पास सिर्फ रेगुलर पुलिस रह गई है। विफाक ये इख्तियार भी वापस लेना चाहता है। अदालत ने हुक्म इम्तना में तौसी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। और इस बारे में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी गुफ्तगू की है और कहा है कि IG सिंध के मामले पर अदालती फैसले पर अमल करेंगे। विफाक को IG सिंध के लिए नाम भेजे हैं और कहा है कि इन नामों में से किसी एक को IG के लिए मुंतखब कर लें। कोर्ट की जो भी फैसला होगा हम उसके हिसाब से चलेंगे और हमने तो हुकूमत सिंध ने अपना राय बता दी थी, हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया, हमने बता भी दिया है कि जी हमें कौन से अफसरान में से कोई एक दे दें और कोर्ट जो फैसला करेगी मुश्किल। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हांगकांग में वन बेल्ट वन रोड पाकिस्तान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हांगकांग दुनिया की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हांगकांग में वन बेल्ट वन रूट पाकिस्तान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हांगकांग दुनिया की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान उभरती हुई मईशत है, हमारी पहली तरजीह माशी इस्तेहकाम था। It is true that no other country has suffered from terrorism more than Pakistan, and it is also true that even today we face many challenges. But ladies and gentlemen, today's Pakistan is full of confidence, hope and vigor. Today I present to you a rising and aspiring Pakistan. We are now an emerging economy with even greater capacity to absorb new investments and equities. In the same way, international economic agencies are upgrading ratings of the financial and economic stability of Pakistan. The World Bank forecasts a GDP growth rate of 5.2% for the current year. वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव लियांगशिंग यंग से मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के लिए तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हांगकांग की कंपनियों के सरबराहान से भी मुलाकातें की और पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वालों में ZTA कॉरपोरेशन के चेयरमैन यिन हाई मिन, शॉन्विंग हाई स्पीड ग्रुप के चेयरमैन सिन लियांग और बीजिंग एंटरप्राइजेज होल्डिंग लिमिटेड के चेयरमैन वांग डोंग शामिल हैं। और पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन का बेल्ट एंड रोड का नज़रिया इंसानी भलाई के एहतराम पर मबनी अजीम दस्तावेज है। चीन अपने इत्तेहादियों से ना फौजी अड्डे मांगता है और ना ही ताउन के बदले डू मोर की तकरार करता है। चीन में वज़ीर आला पंजाब की मसरूफियात के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं जवाद मलिक की।
وزیر اعلیٰ شہباز شریف دیگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ اچھی آواز کے بھی مالک ہیں۔ اس کا اظہار انہوں نے ایک بار پھر کیا چین کا صنعتی شہر تیانجن میں، جہاں انہوں نے پنجاب کی پہلی بزنس کانفرنس اور روڈ شو کے انعقاد کے موقع پر چینی گلوکاروں سے مل کر ملی نغمہ گایا۔ بزنس کانفرنس اور روڈ شو کے افتتاح کے بعد اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ون بیلٹ ون روڈ جیسے عظیم منصوبے کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ چین نہ تو دوسروں پر اپنا موقف مسلط کرنے پر یقین رکھتا ہے اور نہ ہی اس نے اپنے اتحادیوں سے کبھی فوجی اڈے یا ایئر بیس مانگے ہیں۔ بزنس کانفرنس اور روڈ شو میں چین بھر سے سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں انہیں اپنے منصوبوں کے اجراء اور تکمیل کے لیے بہترین ماحول اور تعاون مل رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں سینٹ نے نیا کمپنیز ایکٹ 2017 منظور کر لیا ہے۔ پاکستان سے باہر رہنے والے اثاثے بتانے کے پابند کمپنیاں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں خاتون کو شامل کرنے اور معذوروں کو 2% ملازمتیں دینے کی پابند ہوں گی۔ سینٹ نے 33 سال پرانا آرڈیننس منسوخ کر کے نیا کمپنیز ایکٹ 2017 منظور کر لیا ہے۔ سینئر صحافی حنیف خالد کی رپورٹ کے مطابق سینٹ سے منظور نئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق ریزیڈنٹ نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں پر لازم ہوگا کہ وہ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں اپنے شیئرز، کمپنیوں میں اپنے ہر قسم کے مفادات کو SECP اور رجسٹرار آف کمپنیز کے سامنے ظاہر کرے۔ اپنے تمام اخراجات ظاہر کرنا لازم ہوگا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا بھی ریگولیٹر بنا دیا گیا ہے۔ کسی بھی رہائشی منصوبے کو SECP کی منظوری کے بغیر شروع نہیں کیا جا سکے گا۔ گھروں، فلیٹس یا پلاٹس کے منصوبے کی بکنگ اور اشتہار کے لیے بھی SECP کی منظوری لازم قرار دے دی گئی ہے۔ کمپنیوں کو بورڈ میں ایک خاتون ڈائریکٹر اور معذوروں کو 2% ملازمتیں دینا ہوں گی۔ ایکٹ میں سزا کے لیے 3 قسم کے سلیب متعین کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ثوابدیدی اختیارات کو بڑی حد تک کم کر دیا گیا ہے۔ ایکٹ کے تحت کمپنیوں کے ادغام کی منظوری بھی SECP کو کرنا ہوگی۔ اور اب بات کریں گے ہیوی ٹریفک کے کراچی میں داخلے پر مکمل پابندی کے فیصلے کے خلاف سندھ حکومت نے نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے۔ سندھ حکومت نے اپیل سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں دائر کی۔ پاکستان ہوزی مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپورٹرز نے بھی فریق بننے کی درخواست کر دی ہے۔ سندھ حکومت نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ ہیوی ٹریفک سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک ہیوی ٹریفک کے شہر میں داخلے کی اجازت دی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے 31 مارچ کو ہیوی ٹریفک کے شہر میں داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ عدالت نے درخواست پر فریقین کو 20 مئی کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ جبکہ خبر یہ بھی ہے کہ کراچی کی بندرگاہوں پر ہڑتال کے باعث 70,000 کنٹینرز پھنسنے کا معاملہ قومی اسمبلی پہنچ گیا ہے۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی خزانہ کا کہنا ہے کہ کنٹینرز کلیئر نہ ہونے کے باعث 10 دن میں 200 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری خزانہ امور رانا افضل نے جواب دیا، کنٹینر کا معاملہ حل کرنا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے جس میں وہ ناکام ہے۔